नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। एईएस से मौत के आंकड़ों ने सरकारी स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। हकीकत यह है कि स्वास्थ्य समस्या को सरकार गंभीरता से कभी ली ही नहीं। ये नई बात नहीं है, क्योंकि एईएस को लेकर ही सरकार अगर संवेदनशील होती तो वर्तमान ये नहीं होता। बात सिर्फ एईएस की नहीं है, दूसरे बीमारियों को भी देखें तो सरकारी और यहां तक निजी इंतजाम भी नाकाफी है। आज हम एईएस के अलावा स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे की भी बात कर रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है। हम आंकड़ों के माध्यम से आज इसी तैयारी को टटोल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। राज्य और देश के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को नजदीक से खंगालेंगे भी, जमीनी हकीकत समझेंगे। लेकिन पहले एईएस से जुड़ी कुछ अपडेट खबरों की और उस ओर रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या 117 पार कर चुकी है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वाले बच्चों की संख्या 128 है। ये अब तक के सभी आंकड़ों से ज्यादा है। इससे पहले 2012 में 120 बच्चों की मौत हुई थी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद एम्स दिल्ली और पीएमसीएच, एनएमसीएच और डीएमसीएच के कई डॉक्टरों की टीम यहां जांच में जुटी है। इस बीच 32 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि बिहार में चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। केवल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या 117 तक पहुंच चुकी है। चमकी बुखार का कहर और उससे मौत का आंकड़ा बढ़ने से हर जगह खौफ बढ़ता जा रहा है। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में चमकी बुखार से 7 बच्चों की मौत से स्थानीय लोगों में खौफ है। यहां कई बच्चे अब भी बीमार हैं। इसी दहशत को देखते हुए सभी अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इनकी सुध नहीं ली गई है। हरिवंशपुर के कई गांवों में दहशत का माहौल है। अधिकांश घरों में ताले लगे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव के करीब 30 परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हुए हैं। 7 बच्चे इस बीमारी से डेथ कर गया। कम से कम 10-15 बच्चे अभी हॉस्पिटल में रह कहाँ रहे। 10 बीमारी से लोग डर रहा है, भाग रहा है, रहता कहाँ। यहाँ तो 2-4 गो बूढ़ा बूढ़ी सब बचा हुआ है और 2-4 गो 5 गो वह सब है। गांव ग्राम में देखते हैं, गांव ग्राम पूरा सुनसनाटा है, कोई है ये नहीं। सारे घर घर के आदमी छोड़ के बाल बच्चा लेकर अपना अपना सब भागा। बेहद दुखद तस्वीर है ये। पूर्वी चंपारण में बुधवार को चमकी बुखार से पीड़ित 19 नए बच्चे मोतिहारी के सदर अस्पताल पहुंचे हैं। सदर अस्पताल में 22 बच्चों का इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कुल 12 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि मंगलवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एक बच्चे की जान चली गई। बिजली की अनियमित आपूर्ति से पीकू वार्ड में एसी ने काम करना बंद कर दिया है। इससे पीड़ित बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। परिजन हाथ में पंखा के सहारे पंखा लिए हुए बच्चों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इधर पीड़ित बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर इलाजरत बच्चों को खतरे से बाहर बता रहे हैं। उनका कहना है कि जागरूकता और सतर्कता ही बचाव का सटीक उपाय है। हुआ है कि बुखार में कुछ जीना से रुक गई है और उसके बाद में डर की वजह से थरथराने लगी थी क्या। और उसके बाद में हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के आए और कल क्रिटिकल एक था जिसको हमने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। बाकी ध्यान के बच्चे क्या बच्चों की कैसे दिए वो एसकेएमसीएच, बाकी यहाँ सारे अंडर कंट्रोल है, सब लोग यहाँ ठीक ठाक हैं। रोज नए पेशेंट आ रहे हैं? रोज, हाँ, आज भी 2 आए हैं।
बेगूसराय में चमकी बुखार से पीड़ितों का अस्पताल आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी बुखार से पीड़ित कई मरीजों को भर्ती कराया गया। सहारा समय संवाददाता ने सदर अस्पताल जाकर वहां मरीज के परिजनों से बात की तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि बच्चों का सही इलाज नहीं हो रहा है, जो दवा बच्चों को दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कुछ ने कहा कि सदर अस्पताल में कुछ बेहतर इलाज जरूर हो रहे हैं। बेगूसराय में बीते 7 दिनों में करीब 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार चमकी बीमारी से पीड़ित बच्चे का आना सदर अस्पताल में जारी है। उसी कड़ी में हम भी बेगूसराय के सदर अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उनसे बात करने के लिए पीड़ित बच्चे से गार्जियन से बात करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है सरकारी अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चमकी बीमारी से ग्रसित बच्चे हैं, वो यहाँ पे हैं, उनके गार्जियन हैं। उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या जो है क्या इसको दिक्कत हुई है और कहाँ से आप आए हैं, क्या यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई? वृंदावन से आए हैं। कल 3 बजे से शुरू हुआ है, अभी तक बेचैन है बच्चा। तो क्या इतना कुछ नहीं अभी सुविधा है। जब आराम होगा तब ना बोलेंगे सुविधा है, कुछ नहीं सुविधा है। सही समय से तो दवाई पड़ रहा है? हाँ, सही समय से पड़ रहा है। इनका कहना है कि सही समय पे तो दवाई पड़ रहा है, लेकिन बच्चे में सुधार जो होना चाहिए वो सुधार नहीं है। कुछ और बच्चे हैं, मैं बच्चे के गार्जियन है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से बच्चे बीमार है और क्या क्या यहाँ पे सुविधा सरकारी सुविधा मिल पाया है। कब से बच्चा बीमार है? इधर 2-3 दिन से। क्या यहाँ पे सरकारी सुविधा मिला है कि नहीं? की कोई सुधार नहीं है बच्चा। दवाई बीरो सही से चल रहा है? हाँ, चल तो रहा, लेकिन कोई सुधार नहीं। चमकी आ रहा था। कहाँ से? साग से। कुछ सुधार है कि नहीं? सुधार कुछ है जी। दवाई बीरो यहाँ सही चल रहा है? जी जी सही चल रहा है। इन लोग को और इधर भी हम जानना चाहेंगे। बच्चे लोग का गार्जियन है, वो भी लोग बीमार पड़े हुए लगातार बेगूसराय में। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के विरोध में अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। दरभंगा में कई संगठनों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि बिहार में कई वर्षों से इस अज्ञात बीमारी से बच्चों की जानें जा रही हैं और सरकार ने इसके रोकथाम के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। बनी हुई है। आप जानते हैं कि 2009 से लगातार इस मौसम में इस बीमारी जो है ये बीमारी उत्पन्न होता है और सैकड़ों बच्चे की जान हर वर्ष जाती है। लेकिन हर वर्ष जिस तरह से इस बार हो रहा है कि राज्य के मुखिया, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, बयान दे करके चले जाते हैं, लेकिन उसका स्थायी निदान आज तक संभव नहीं हो पाया है। जाहिर है परेशानी का दौर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इलाज चल रहा है नए मरीज भी और आगे आ रहे हैं अस्पताल में दाखिल होने के लिए। ये बेहद चिंताजनक है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पटना स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मनोज शर्मा, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, तस्वीर आपके सामने है, वर्तमान रुलाने वाली है और फिर ऐसे में सरकार के सारे प्रयास जो अब हो रहे हैं वो भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपके दिल में, क्या बातें निकलकर आती हैं एक इंसान होने के नाते? जी हाँ, एक इंसान होने के नाते मैं बिल्कुल आज राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहूंगा। इस बिहार की जो समस्या है, आज हम चमकी से, लू से जूझ रहे हैं और तमाम बड़े दावों के साथ में या कई प्रयासों के बाद भी, सरकारी प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं हम रोकथाम करने में असफल हो जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी जो समस्या हमारे बिहार की है वो जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। आज बिहार, हम पूरे भारत देश में अगर देखेंगे तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर हमारे बिहार की आबादी सबसे अधिक है और इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जितने संसाधन हम लगा देंगे वो भी कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके मूल विषय में जाके हम लोगों को एक चिंतन करना पड़ेगा, चाहे वो चिंतन राजनीतिक हो, चाहे वो चिंतन सामाजिक हो। अभी इन विषयों पे हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें इसके मूल समस्याओं पे जाना पड़ेगा।
और तब जाके हम कोई व्यवस्था बना पाएंगे, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से हम धरातल पर उतार पाएंगे। और आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से सरकार इस दिशा में काम कर रही है मनोज जी, लेकिन इसके जो बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जो मनोज जी जो त्वरित जो हमें मनोज जी आपसे सहमत हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं प्लीज। ये आप सही कह रहे हैं कि जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव परेशानी का कारण है और उस पर बहुत पहले से चिंतन करके एक व्यवस्था देने की आवश्यकता थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। ठीक, मान लिया। सर, ये जो बुखार है जिसका अलग अलग नाम है, कोई कहता है चमकी बुखार है, कोई इंसेफ्लाइटिस एक अलग तरीके का बताते हैं, कोई कहते हैं कि ये अज्ञात बुखार है और अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है। 1995 में पहला केस आया था और उसके बाद से कोई ऐसा वर्ष नहीं गुजरा जहां की चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे नहीं आए। हाल के 10 वर्षों में यदि हम देख लें तो ये एक्यूट प्रॉब्लम के रूप में सामने आया। तमाम चुनाव भी इस बीच हुए, जनसंख्या नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं रहा चुनावी रैली में। स्वास्थ्य हमेशा एवं स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी हमेशा डुगडुगी बजाई गई। सर, जब ऐसी विकट समस्या हर वर्ष समय समय पर आती रही है, उसके बावजूद आपकी नींद नहीं खुलती है और अब एक नई फिलॉसफी, नई थ्योरी सामने आ रही है, तो लोग तो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सर, ये देखिए परेशानी है, परेशानी बिल्कुल है। और जब 1995 में ये पहला बार ये मामला आया और 2012 में इसका सर्वाधिक एक दुष्परिणाम हम लोग देखने को मिला, तो ये विषय केवल राजनीतिक विषय नहीं है, ये चिकित्सीय क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में काम कर रहे चिकित्सा शोध के लिए भी एक चिंता का विषय है कि आज 20वीं शताब्दी में जब एक हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये केवल बिहार का इशू नहीं है, मुजफ्फरपुर का इशू नहीं है, ये मानव सभ्यता का इशू है। जब 1995 से बढ़कर 2012 में हम उसकी एक दुष्परिणाम देख चुके हैं, तो ये केवल चिंतन भाजपा के लोगों को नहीं करना है या कांग्रेस के लोगों को नहीं करना है, न कोई यहां बैठे, ये पूरे सामाजिक बुद्धिजीवियों को ये चिंतन करना है। ये केवल राजनीतिक विषय नहीं है, ये आपके विशेषताएं, जिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों के विशेषताओं के लिए ये चिंता का विषय है कि आखिर किस शताब्दी में हम जी रहे हैं कि आज तक इसका हम तोड़ नहीं निकाल पाए। मैं समझ गया, इसलिए मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जब तक कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता नहीं है तब तक एक निराकरण निकलता नहीं है। और ये अफसोस सिर्फ सत्ता पक्ष के प्रति नहीं है, ये पूरी राजनीति के प्रति है। साहब, जब विधानसभा का चुनाव होता है उस वक्त तमाम दल चुनावी रैली में अपनी अपनी बात रखने जाते हैं, विपक्ष के पास भी एजेंडा नहीं होता है और सत्ता पक्ष भी तो सत्ता पक्ष है, वो इस पर एजेंडा बनाए क्यों? सरकार तो कहेगी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार चुनकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अच्छा काम करी तभी जनता ने उनको मैंडेट दिया। दानिश जी, दरअसल क्या है कि हम तो चाहते हैं हेल्थ एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बने, और हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम उस बिहार में हैं जहां की आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हम उस बिहार में हैं जहां विकास के सारे वादे होते हैं, काम भी होते हैं, लेकिन काम कितने हो रहे हैं वो हमारे सामने है। 2012 में सैकड़ों बच्चों की जान गई, उसके बाद बच्चों की संख्या थोड़ी कम हुई तो राजनीति भी औंधे मुंह पड़ी रही, सोती रही पूरी राजनीति। अब चूंकि मीडिया बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है और विपक्ष अब जाकर अपना दर्द छलका रहा है, तो विपक्ष पर भी सवाल है। दानिश जी, देखिए, मैं इस चीज को मानता हूं कि विपक्ष पे सवाल है और सवाल होना भी चाहिए। बात गरीबों की, बच्चों की है और बात दुर्मुहे बच्चों की है, लेकिन मैं लॉजिक जब सुन रहा हूं ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अभी हमारे बड़े भाई जिस तरीके के मनोज भाई जो लॉजिक दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बच्चों की चिंता कम और लॉजिक खोजने की चिंता ज्यादा है। कुछ दिन पहले अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि लीची खाने से बच्चों की मौत हो रही है, मंगल पांडे जी ने कुछ अलग बयान दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अलग दिया, आज जनसंख्या की बात आ गई है। चलिए मैं मान लेता हूं कि जनसंख्या ज्यादा है, आखिर गरीबों के बच्चे क्यों मरते हैं? बड़े घर के बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? किसी पॉलिटिशियंस के बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या सिर्फ गरीबों के बच्चों की नहीं बढ़ रही है, सबकी जनसंख्या बढ़ी है, वो भी मरते हैं। देखिए, इसका मूल कारण ये कतई नहीं है, अपनी विफलताओं को छुपाने की जो काम राज्य में हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब 2 जून को
पहले बच्चे की मौत हुई थी और उस वक्त राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मुजफ्फरपुर में इस तरह की बीमारी फैली है, एक बच्चे की मौत हो गई है, 35 बच्चे एडमिट हैं, तो मंगल पांडेय जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। 6 तारीख को जब 35 बच्चे मर गए तब स्वास्थ्य मंत्री जी को खोजा गया तो पता चला साहब लंदन घूम रहे हैं। लंदन से जब वापस आए तब तक बिहार में 98 बच्चे की मौत हो चुकी थी और वो पटना आने के बजाय सीधे रांची पहुंच गए क्योंकि झारखंड में चुनाव है। प्राइम मिनिस्टर जी योगा करने वाले थे, इसके पर्व कार्यक्रम में वहां पहुंच गए और जब बिहार में पहुंचे तब तक 103 बच्चों की मौत हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी दिल्ली में झारखंड चुनाव की तैयारी करा रहे थे, संगठन पर चर्चा कर रहे। तो आप मुझे बताइए कि जिस राज्य का मुखिया बच्चों की चिंता को छोड़कर अपने दल की चिंता में ज्यादा व्यस्त हो, जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बच्चों के कितने बच्चे मरे इसकी संख्या पूछने के बजाय ये पूछता हो कि क्रिकेट का मैच का स्कोर, मेरा एक सवाल आप समझ सकते हैं कि सरकार संवेदनहीन है। दानिश जी, एक सवाल आपसे है मेरा। ये चीज बड़ी दानिश जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं हम सैद्धांतिक रूप से आपसे सहमति जता रहे हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है। चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे आ गए, महागठबंधन के जो लीडर थे वो कहां हैं, आपको मालूम है? या महागठबंधन के बाकी दलों के नेता कहां हैं? देखिए, लगातार हमारे जो वर्कर्स हैं, नहीं वर्कर छोड़िए साहब, तेजस्वी यादव कहां है, उपेंद्र कुशवाहा कहां है, जीतन राम मांझी कहां है? सर सुनिए ना, क्या कर रहे हैं सर? बच्चों का दर्द वहां क्यों नहीं है? सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, सुनिए ना सर, हर कार्यक्रम में सीधे नेता प्रतिपक्ष जाए या सीनियर लीडर से हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। सर 150 बच्चे मर गए, ये वो कार्यक्रम है? आप खुद अकेले सर 150 बच्चे मर गए सर, रिपोर्टर्स को पूरी राजनीति सोई हुई है। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, जी प्लीज सर मैं आ रहा हूं सर, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना सर, सुन ही रहे हैं सर आ रहा हूं सर, सुन लीजिए। आप 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल की एक पत्रकार, सर सुनिए ना सर, सुन लीजिएगा, हमारे नेता जरूर जाएंगे और एकदम जाना चाहिए, मैं इस चीज को मानता हूं कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम जाएंगे तो ये क्या कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स शुरू हो गई, विपक्ष लाश की सियासत कर रहा। और कुछ राष्ट्रीय मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो तथाकथित, जिनका काम यही है कि अगर हम सही भी करें तो उसकी गलती को ठहराना, जैसे बंगाल में अगर डॉक्टरों ने गलत किया, सरकार के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने कार्रवाई करी तो वहां कह रहे हैं कि डॉक्टर गलत है, और अगर बिहार में डॉक्टर सही काम कर रहा है तो यहां कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर से सवाल पूछ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री से आम कैसे चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये सवाल करने वाले पत्रकार सीधे ये बोलने लगेंगे कि देखिए भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए हमारा मरना साफ है कि सरकार अपनी, आपसे सहमत नहीं हो रहे, क्यों अपोजिशन जी मैं आपसे सहमत नहीं हो रहा हूं, सरकार को कार्रवाई करनी, बिहार सहमत नहीं हो सकता आप लोगों के स्तर के साथ, हम कर रहे हैं। नहीं सर, अपने बिहार सहमत नहीं हो सकता है, प्लीज इस बात को स्वीकारना होगा। आपको चाहे बीजेपी आपके बारे में कोई भी राय रखती हो, कांग्रेस कोई भी राय रखती हो, या अगर बिहार नहीं होता, देखिए दानिश जी हमारी बात सुनिए, मंगल पांडे जी जाते तो कार्य सुनिए सर जाते हैं और हमारा सिस्टम जनता क्या राय रख रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि राजनीति क्या राय रख रही है। आप जो जनता करा रही है ग्रामीण इलाकों में, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ सुनी हो रही है, वहां राजनीति नहीं पहुंच रही है, राजनीति सिर्फ डिबेट का एक हिस्सा बनकर रह गई है। प्लीज, राजनीति से पहले हम मानव हैं। सर ऐसा है सर हमें बच्चों के रोग की चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को योग की चिंता है। चिंता इसलिए है कि झारखंड में चुनाव होना है, 400 किलोमीटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते हैं, रिजवान जी को योग नहीं समझ में आ रहे हैं, योग को समझिए और तब स्वास्थ्य पे बात कीजिए। ठीक है, चलिए वो सब्जेक्ट हमारे प्रधानमंत्री हमारे सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट बिहार का चमकी बुखार है, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। बच्चों की मौत प्रिवेंशन नहीं है सर, जरूरी नहीं है, आपको हर बात पे प्रधानमंत्री मरते हैं, मरने दीजिए, हर बात पे प्रधानमंत्री नहीं। अगर बिहार में चुनाव होता ना सर, तो अभी पीएम जी आके रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, बिहार में चुनाव नहीं है, इनके नेता गायब है सर। राजनीति आप कहिए ना सर, आप निकल में है, हमारे नेता पहुंचेंगे।
आप मैं आपको रोक जाइएगा सर, आप निकम्मे हैं। देखिए बहुत ही गंभीर मामला है। आप निकाय से भी मनोज जी मैं सक्षम हूं उनसे प्रश्न करने के लिए, और मैंने एक लंबा वक्त गुजारा है पत्रकारिता में, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप क्यों नहीं, मैं दानिश जी से सवाल पूछ सकता हूं? बच्चे मर रहे हैं, यदि मैं आपसे पूछ, दानिश जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे हम पीकू। दानिश जी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, अब हम आते हैं। मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, सब रुक जाइएगा। दानिश जवान प्लीज रुक जाइएगा, आपकी आवाज अब मैं रोक रहा हूं, आप लोग मत बोलिएगा कुछ, क्योंकि अब बिहार को मैं एक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग्स के साथ ले जाऊंगा और फिर अपने विश्लेषकों की राय लूंगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की कुल संख्या, गौर कीजिएगा, प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों की कुल संख्या मात्र 30,000 के आसपास है। लगभग 6,000 डॉक्टर सरकारी और बाकी सब प्राइवेट डॉक्टर हैं। एमसीआई में पंजीकरण के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के अनुसार डॉक्टरों की कुल संख्या 50,000 है। बिहार में जरूरत के हिसाब से 1,30,000 डॉक्टर्स होनी चाहिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि मात्र 30,000 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं। बिहार में ब्लॉक लेवल में यदि अस्पताल में हम देखें तो 534 अस्पताल है ब्लॉक लेवल पे, रेफरल अस्पताल की संख्या 211, अनुमंडल अस्पताल 80, जिला अस्पताल 30 और विशेष अस्पतालों की संख्या 20 से 25 है, जबकि एडिशनल पीएचसी अस्पतालों की संख्या 1500 है। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की संख्या 9 है। अब ये तो स्थिति है हमारे बिहार की। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है कि हर सरकार इसी बात का रोना रोती रहेगी कि भाई डॉक्टरों की संख्या कम है, हम चाहते हैं? ये चाहिए अर्थ में यदि सरकार बात करे साहब, तो जनता फिर किससे सवाल करे? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सवाल का उत्तर जरा एक जवाब देने के बाद में करूंगा जी। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में अभी तक आइसोलेट नहीं हो पाया है कि किस वायरस की वजह से यह बीमारी हो रही है। वायरस आइसोलेट नहीं हो पा रहा है, केवल यह आइडेंटिफाइड हुआ है कि इंसेफेलाइटिस होता है, शुगर लेवल डाउन करता है, बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, कन्वर्जन शुरू हो जाता है और बच्चों का डेथ हो जाता है। मैं एक छोटी बात बताना चाहूंगा, पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, इसमें बहुत बड़ी डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे का शुगर लेवल डाउन करता है और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, कुछ नहीं करना है। अगर उस गांव में केवल ग्लूकोज का पैकेट बांट दिया जाए और एक ओआरएस का पैकेट बांट दिया जाए जिसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है, मैं समझता हूं कि बच्चों को बचाया जा सकता है। एक्सेसिव हीट की वजह से अगर हीट स्ट्रोक में बच्चे जाते हैं, वह भी एक कारण ढूंढा जा रहा है कि जो हाई फीवर में बच्चे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी थर्मोरेगुलेशन जो है वह काम करना बंद कर देता है और हीट के वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ते जाता है। क्या कितने ओआरएस के पैकेट बांटे गए, कितने ग्लूकोज के पैकेट बांटे गए? एक दूसरी बात, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, अगर उसको 2 मिनट तक ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं मिले तो ब्रेन का ही एक सेल ऐसा होता है बॉडी का जो परमानेंट डैमेज कर जाता है, फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या उन बच्चों को जो जिनकी दूरी मान लिया जाए कि एसकेएमसीएच से थोड़ी दूरी पर है, अगर ये पक्ष के लोग और प्रतिपक्ष के लोग साधन मुहैया करा दें कि जितना जल्दी हो सके वो पीएचसी पहुंच जाए, सीएचसी पहुंच जाए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाए या मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, शायद उनके लाइफ को बचाया जा सकता था। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तीसरी प्रमुख बात, क्या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिया जाए कि जो गांव, जैसे मुजफ्फरपुर में ही कांटी और एक मोतीपुर गांव में ज्यादा बच्चे एपिडेमिक के तौर पर यह बीमारी आई है, क्या ये 2 गांव में एम्बुलेंस भेज दिया जाए और 1 डॉक्टर और 2-3 नर्सेज भेज दिया जाए कि भाई आप तुरंत उसको डेक्सट्रोज चलाना शुरू कर दीजिए जैसे ही उसका शुगर लेवल डाउन हो,
तुरंत जैसे कि उन बच्चों को जो है वो ऑक्सीजन देना शुरू कर दीजिए। केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन देकर के बहुत बच्चों की जान बचाई जा सकती है। छोड़ दीजिए सीटी स्कैन और वेंटिलेटर पर डालने की बात और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन ड्रग की बात। ये चौथी प्रमुख बात, मैं लगातार 4 दिनों से मैं कह रहा हूं कि अगर आइसोलेट नहीं हो पा रहा है तो आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तो कर सकते हैं। आपके भी कई रिपोर्टर ने कई पीएचसी को खंगाला, कई गांवों को खंगाला, लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारे यहां नहीं आया है कि अपने बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें। खाली पेट जो बच्चे भूखे हैं उनको लीची के बगानों में लीची मत खाने दीजिए। उन बच्चों को अगर इस तरह का कन्वर्जन होता है तो ओझा गुनी के पास न जाकर के सीधे पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं। ये विडंबना है कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों जगह पर कहीं न कहीं से फेलियर है। और उसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा विपक्ष भी बड़ा दिल दिखाए कि हॉस्पिटल में मत जाए लेकिन उन गांवों तक तो जाए। ठीक सर। क्या है मुकेश जी, दावे बहुत हैं, तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टर की संख्या की कमी हो सकती है, पर इस तरह की आपात स्थिति में जो जो इलाके प्रभावित हैं, जहां से बच्चे चलकर अस्पताल आ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार का यह तर्क बहुत ही मजबूत है। वहां एक अस्थायी कैंप लगाकर 2-2, 3-3 डॉक्टर की एक टीम हो और वेल इक्विप्ड टीम हो कि वहीं पे उनका इलाज हो जाए, सो दैट आने में विलंब ना हो। पहला। दूसरा, जो एहतियात बरतने की बात आ रही है, ग्लूकोज देने की बात या ORS देने की बात, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहीं पर हो जाए उन गरीबों के लिए। क्या एक छोटी सी बात हमारी व्यवस्था को समझ में नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल संजय जी, इस बात का जिक्र हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि पहली बात जो नोडल पॉइंट बनाया इन्होंने वो मुजफ्फरपुर में SKCH और केजरीवाल हॉस्पिटल को बनाया है। दूसरी बात है कि जहां दूरी है, चूंकि 12 महत्वपूर्ण जिले जो है वो प्रभावित हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो दूसरा नोडल पॉइंट है जहां बच्चे आ रहे हैं। अमूमन जो स्थिति है, जिस गांवों से बच्चे आ रहे हैं वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी हो रही है या 5 से 15 की दूरी हो रही है। जैसे मुस्तफापुर गांव का जिक्र हुआ था 6 तारीख को, जो 7 किलोमीटर दूर है। महत्वपूर्ण यह है कि जब बीमारी का प्राथमिक लक्षण आता है और उसके बाद जो घंटे होते हैं, वो घंटे हर एक घंटे बच्चे की मौत की तरफ उसको ले जाते हैं या उसको ऐसी क्षति पहुंचाते हैं। अगर वो बच्चा इलाज के बाद आता भी है तो अपंग व्यक्ति के रूप में, अपंग इंसान के रूप में, एपिलेप्टिक पेशेंट के रूप में वो जिंदगी में रहता है। इस बात को अभी भी लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह था जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेडिकल साइंस अगर बहुत तेजी से आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो ई मेडिकल साइंस के तहत आप बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका अभी तक हम लोगों ने शुरू में कहा संजय जी, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको स्थानीय रूप से आपदा, चिकित्सीय आपदा की स्थिति घोषित करे। और इसको घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस समय संख्या 50 की थी, आज की संख्या जो 150 के लगभग पहुंच गई है। ये जो गरीब के बच्चे, बस आम आदमी के बच्चे, बहुत ही पिछड़े वर्ग के बच्चे, इनकी जो 100 लोगों की मौत, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नोडल पॉइंट जो होना चाहिए था संजय जी, वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिस होना चाहिए था। जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है वो होना चाहिए था और उसके तहत आने वाले PSC होने चाहिए और उसको एक आप इंटीग्रेटेड जो है वो एक रूप देते कि उसमें आप वहां के DSP को लगा देते, वहां के थानेदार को लगा देते कि हर एक गांव में तुम्हारे लोग हैं, जहां भी जिस बच्चे को ये लक्षण पाया जाता है प्रारंभ के दिनों में। और ये मैं नई बात नहीं कर रहा हूं संजय जी, ये 2014 के बाद जो बड़ी संख्या में बच्चे मरे थे तो इंडो US प्रोजेक्ट हुआ था और उस इंडो US प्रोजेक्ट के काम के कारण ही 15, 16, 17 और 18 में आपके बच्चों की मरने की संख्या 6, 9, 11 हो गई थी। उन्होंने क्या किया था ऐसा चमत्कार? उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया था। जिस बात का संजय जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने केवल ORS के घोल और जो वहां ग्लूकोज का है डीऑक्सट्रोज को उन्होंने कराने की कोशिश की वहां पे और स्थानीय स्तर पे भी उसको हैंडल करने की कोशिश की। तो पहला जो आपका यूनिट किट जो होता है जिसको कहते हैं, वो किट जो अवेलेबल होना चाहिए वो 2-3 गांव के स्तर पे होना चाहिए कि इस गांव में अगर होता है, मोटरसाइकिल की व्यवस्था है, साइकिल की व्यवस्था है, तत्काल वहां व्यक्ति पहुंचे, जो भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चिकित्सा पदाधिकारी हो, चिकित्सा का अंग हो, वॉलंटियर्स हो और उस बच्चे को तत्काल ORS का घोल और जो ग्लूकोज लेवल है वो
दिया जाए और उसकी जो हालत है वो जो हर आगे उसको भेजा जाए, प्रेषित किया जाए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उसको बताया कि सर इनकी इस बच्चे की ऐसी हालत है, इसको क्या करें। बिल्कुल सही कह रहा है सर, आपको रोकना होगा कि इनको हॉस्पिटल में भेजे और इसकी सूचना पहले की जाए। ठीक, हमारे सहयोगी संजीव राय हमसे जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी हम अब तक का अपडेट ले लेते हैं। संजीव, दरअसल 150 के आसपास आंकड़े पहुंच रहे हैं, अब चिंता तो गहरी होती जा रही है। व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाई है और क्या अभी भी इंतजार है लोगों को कि व्यवस्था दुरुस्त हो? बिल्कुल सर, देखिए हम आपको आज का अपडेट दे देते हैं। अभी 3 मौतें आज है और लगभग 15 से 20 आज भी एडमिट हुए हैं बच्चे, और लगातार जो है गर्मी का कहर है। 3 बजे विशेष बुलेटिन जारी किया गया है एसकेएमसीएच से, और उसमें जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि उनके आंकड़े के हिसाब से 100 मौत हो चुकी है एसकेएमसीएच में। केजरीवाल का आंकड़ा अलग है। केजरीवाल अस्पताल की बात करें, निश्चित तौर पर आज कई सारी तब्दीलियां की गई। हालांकि नेताओं और अभिनेताओं दोनों का आज कह सकते हैं जमावड़ा लगा। वहां शरद यादव आज वहां आए थे और खेसारी लाल भी आए थे जो भोजपुरी फिल्म के अभिनेता हैं। तो एक तरह से कहे कि नेताओं का आना जाना लगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आईसीयू को, जो आईसीयू वार्ड था, वहां अब जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी गई है। और जो एसकेएमसीएच है उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि पुलिस के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि इधर कल जिस तरह से नेता और जो अस्पताल सुपरिटेंडेंट थे उनके बीच जो नोकझोंक हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन अलर्ट हो गया है। धारा 144 लागू है और अस्पताल के अंदर विशेष रूप से जो टीम आई है, वहां एक जो दिल्ली से जो टीम आई है या पटना से जो टीम आई है, वो लगातार अब प्रयास करे कि जो बच्चे बचे हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही है कि जो ये टेम्परेचर है वो नहीं कम पा रहा है। मौसम तो बन रहा है लेकिन टेम्परेचर इतना अधिक है कि लगातार जो है मरीजों का आना लगा हुआ है। हालांकि अब जिस तरह से अभियान चलाया गया, हम कई आज गांव का दौरा किए हैं, लेकिन खामियां बहुत सारी पाई गई। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह से गांव में अब एएनएम और तमाम आशा कार्यकर्ता और जो मेडिकल की टीम है वो अब जाकर पहुंची है और ओआरएस का घोल लेकर पहुंची है। लेकिन ओआरएस के पैकेट की अगर बात करें तो महज 10,000 5,000 की जो संख्या है, वहां 50 और 100 ओआरएस के पैकेट मिले हैं। और पैकेट ऐसे कई जगह तो खराब ओआरएस भी दिया जा रहा था, वो खुद उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये अभी तक का जो कह सकते हैं, जो सरकार जो सुविधा की बात कह रहे हैं, जो संसाधन की बात करें, सुविधा की बात करें या स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो मेरे पास जो अपडेट है अभी तक यही है। लेकिन बहुत सारे अपडेट हैं, आपको विजुअल जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा दर्द। हम चलाएंगे, अपने चैनल में चलाएंगे, आप भेजते रहिए, खबरों में चलता रहेगा और व्यवस्था भी देखती रहेगी, सो दैट व्यवस्था दुरुस्त हो और एक्सपायरी डेट वाला ओआरएस का घोल नहीं पहुंचे। स्वीकार भी करना चाहिए और आपाधापी में उठाया गया कदम में कुछ कुछ लापरवाही रह जाती है। खैर, हम आपके पास फिर रुक करेंगे संजीव, कुछ और आंकड़े देख लेते हैं, फिर हम मनोज जी के पास चलेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बिहार में 3,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए। अभी सिर्फ 1883 हेल्थ सेंटर है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। बिहार अपने बजट का मात्र 4.4%, 4.4% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। समझिए, 11.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य है ये। 18 राज्यों के औसत खर्च से भी ये कम है। अब आप समझ लीजिए कितनी प्रायोरिटी में हम रखते हैं। बिहार में 17,685 आबादी पर लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। 11,097 लोगों पर एक डॉक्टर का औसत है। बिहार में 10 जिला अस्पतालों की ऑडिट में पता चला कि 166 डॉक्टर और 224 नर्स कम है। खास बात यह है कि अस्पताल में नए स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन नहीं होता है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों की स्थिति समझिए। कुल 411 प्राध्यापक होने चाहिए, लेकिन हैं महज 168। इसी तरह सह प्राध्यापक 825 होने चाहिए, लेकिन केवल 240 उपलब्ध हैं। सहायक प्राध्यापक 1516 होने चाहिए, लेकिन उपलब्ध हैं 615। इसी तरह वरीय रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर 2011 होने चाहिए, लेकिन उपलब्ध है मात्र 637। यानी कुल 4763 पदों पर महज 1664 मानव संसाधन ही कार्यरत है।
कुछ जिलों में पदों पर नियुक्ति की बात करें तो पटना में 380 की जगह 280, मुजफ्फरपुर में 328 की जगह मात्र 120, दरभंगा में 144 की जगह मात्र 62, मधुबनी में 356 की जगह मात्र 86, पूर्णिया में 278 की जगह 91, अररिया में 181 के मुकाबले 44 पदों पर नियुक्ति, कटिहार में 321 के मुकाबले 68 पदों पर नियुक्ति, किशनगंज में 85 की जगह 29, भागलपुर में 290 की जगह 84, समस्तीपुर में 374 की जगह 122। ये कुछ जिलों के आंकड़े हैं और इससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आप बेहतर समझ सकते हैं। और भी कई आंकड़े हैं, लेकिन मनोज जी से एक रिएक्शन लेना जरूरी है। सर, कहां पे खड़ा है स्वास्थ्य हमारा, कहां है हम बिहार में? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आबादी के हिसाब से देखें तो 17,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, 17,000 लोगों पे एक डॉक्टर है और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बनी हुई है। हम लोग कौन दूर करेगा सर? पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ में, और प्रतिदिन मैं समझता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो ये दबाव है डॉक्टरों की कमी का या इस सेक्टर में, इसके लिए मैं सोचता हूं तो मैं एमसीआई को जिम्मेवार मानता हूं। एमसीआई को हम लोगों ने पिछले 50, 60, 70 सालों में एक कंक्रीट के रूप में उसको बना के रखा था। आज आप देखिए पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी को ये कहते सुना था कि आज आप हर सेक्टर में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आंख के अलग डॉक्टर हैं, हड्डी के अलग डॉक्टर हैं, हार्ट के अलग डॉक्टर हैं। आज के 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कही थी। उन्होंने कहा था लेकिन आप हमारे पुराने जमाने में गांव में एक वैद्य हुआ करते थे जो नाड़ी देखकर लोगों को स्वस्थ रखते थे। तो अब सवाल ये है कि हम किस तरीके का अपना स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं को और कैसे एक्सपर्टाइज सवाल इसी से मामला एक मनोज जी एक बृहद योजना का है। आप ही से सवाल है, आपने एमसीआई को ब्लेम किया, ठीक, नीति सरकार बनाती है, पॉलिसी सरकार की होती है। अब देखिए इस देश की विडंबना कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर होते हैं, मात्र 60,000 नीट क्वालिफाई करते हैं। यदि 60,000 पूरे देश में बच्चे यदि मेडिकल में एडमिशन ले रहे होते हैं, इस देश में तो हमेशा डॉक्टरों की किल्लत रहेगी। क्यों नहीं 5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं साहब? क्योंकि हमने मेडिकल एजुकेशन को इतना महंगा बना दिया है कि आम आदमी का बच्चा यदि डिजर्व भी करता है तो नहीं कर सकता है, और धीरे धीरे इसको व्यापार की तरफ फलता फूलता बनाने के लिए कम करते जाओ संख्या, ताकि उनकी आमदनी बढ़े जो इंस्टीट्यूट है। सर, इस पर कौन इस डिसीजन लेगा, कौन चोट करेगा? ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है। आपको देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज का निजीकरण कैसे हुआ। सरकारों ने ही किया होगा, सरकारों ने किया। कॉलेज में निजीकरण में इतनी सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया गया, क्यों पड़ी? आज पिछले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आज के 5 साल पहले की उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आपको अध्ययन करना होगा और फिर एक राष्ट्रीय बहस चलाना होगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ। सर, लोग तो मरते रहेंगे ना, हम बहस ही करते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे सर। नहीं, अब तो ये बस आज हाथ बनने के अलावा हमारे पास में बेबसी के अलावा और एक घुटन के अलावा। सर, जब आप लोग वोट मांगने जाते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि हम बेबस हैं, आप तो तब कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज यदि व्यवस्था ही बेबस है तो हम किसके पास जाए सर? बातें नहीं है आज, इस बात करने की जगह ही नहीं है। आज केवल आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसे देखने की जरूरत है, कहां गलतियां रह गई हैं उसको समझने की जरूरत है, आगे हम गलती कैसे सुधारेंगे उसका निर्णय लेने की जरूरत है। दानिश जी, आपको मैंने रोका था, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे जब मनोज जी इस तरह की बातें करते हैं। अगर बच्चे मर रहे हैं तो जनसंख्या दोषी है, डॉक्टर नहीं है तो एमसीआई दोषी है, सरकार दोषी नहीं है। सरकार का सिर्फ यही काम है कि बच्चे मरे तो आज पीएम नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में पार्टी करे, तमाम सांसदों को भोज खिलाए। सरकारों की कोई दोष नहीं है सर, सरकार तो बस ऐसे ही है, बस आए, भाषण दिया, वादाएं कर दिए, घोषणा कर दिए
और बच्चे मरते हैं तो मरने दीजिए, हम तो भाई पार्टी करेंगे, हम तो भाई वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करेंगे। हम इसकी चिंता नहीं करेंगे कि वन नेशन, वन हेल्थ और वन एजुकेशन, इस पर हम चिंता नहीं करेंगे। हम चिंता करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, चूंकि इलेक्शंस में जाने हैं। अगर दानी की जो आंकड़े से बात चालू हुई है तो आपसे आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, परिणाम निकले, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए ना सर। ये बात तय है मनोज जी की दानिश जी आपके पक्ष में ही बोलेंगे, तो धैर्य के साथ सुन लीजिए। आज के 11 महीने पहले भारत सरकार के तरफ से, जिनको नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सरकार के तरफ से कॉरपोरेट घराने को मेडिकल कॉलेज खोलने का एक नई नीति बनाई गई और जिसको कैबिनेट से पास किया गया। ये कह रहे हैं ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है कि मोदी जी को ढूंढ रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर ही मेडिकल कॉलेज चलाएगा। देखिए सर, बातें बड़ी स्पष्ट है, इनकी नियत और नीति में खोट है। मैं आपको 17 जिले ऐसे बता रहा हूं जहां पिछले 4 साल से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन के ढुलमुल रवैये और रिश्वतखोरी की वजह से, कि वो बड़ी डिमांड करते हैं डॉक्टरों की नियुक्ति में, इससे वहां नियुक्ति नहीं हो रही है। ये ऐसा नहीं है, वैकेंसीज है लेकिन उसके एवज में फॉर्म भी भरे गए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं हो रही है कि दबाव होता है कि इनके बच्चे को रख लो, उनके बच्चों को रख लो। यह स्थिति है सर। सुनिए मनोज भाई, सुन लीजिए। देखिए, एक चीज है, जब नीति और नियत में खोट होती है तो स्थितियां ऐसे ही बदलती हैं और तुहमत लगाया जाता है। आज राज्य की स्थिति वैसे ही है। ओआरएस घोल के बारे में संजू राय जी की अभी जो रिपोर्ट आ रही थी, आपने रिपोर्ट में देखा, मान लिया कि डॉक्टर्स नहीं है। भाई साहब, ओआरएस का घोल सबसे सस्ता दवा होता है, वो भी आप सड़ा गला पहुंचा रहे हैं। क्या ये आपकी व्यवस्था है? और इस व्यवस्था के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप वकालत करते घूमते हैं कि हम देश में सबसे शक्तिशाली, ये स्टेट सब्जेक्ट है साहब, प्रधानमंत्री ओआरएस की घोल तक नहीं बात है कि आप ओआरएस की घोल। मेरा एक सवाल आपसे, देखिए हेल्थ जो होता है ना, स्टेट सब्जेक्ट होता है। राज्य सरकार कटघरे में खड़ी है इस मुद्दे पर। हम केंद्र सरकार को सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के रूप में ले सकते हैं, नीति राज्य सरकार को बनानी होती है। इस मामले में, पूरे मामले में राज्य सरकार फेल है। हम उस पर बात करें, टोपी ट्रांसफर करने से बात निकलेगी और दूर तक जाएगी, उससे बात बनेगी नहीं। सर वही मैं आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जब ये नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने जिक्र किया और केंद्र सरकार का जिक्र किया तो नाम लेना होता है सर। नहीं सर, आप स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए ना, जिसकी बात वहां भी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। व्यवस्था जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर चलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ राज्य का विषय नहीं होता है मेडिकल कॉलेज। और जिस मेडिकल कॉलेज में अभी बच्चों का इलाज हो रहा है वो केंद्र और राज्य दोनों मत से चलता है। और जिस रिसर्च सेंटर की बात हुई थी, 100 बेडेड पीक्यू वार्ड की बात हुई थी, आईसीयू की बात हुई थी, ये केंद्रीय मंत्री ने घोषणा किया था। हम तो वही पूछ रहे हैं, हमारी 5 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल्स का दर्जा वाला कार्यालय बना दिया, लेकिन 100 बेडेड हॉस्पिटल, चूंकि गरीब के बच्चे एडमिट होते हैं, वो आपने नहीं बनाया। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूं सर। अब आपको सवाल उठना, मैं आपको रोक रहा हूं सर। कुछ और आंकड़े दिखाते हैं जब बाकी विशेष अस्पतालों की बात करें, स्पेशल जो फैसिलिटी हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होता है, तो आईएमए के मुताबिक संक्रामक रोग अस्पताल पटना में 8 डॉक्टरों की आवश्यकता है, उपलब्ध हैं 4। लोक स्वास्थ्य संस्थान में 24 डॉक्टरों की आवश्यकता है, उपलब्ध हैं सिर्फ 12। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की बात करें तो राजवंशी नगर न्यूरो ऑर्थो केयर में 24 की जगह कम है, 24 की जगह कम डॉक्टर हैं। राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल में 25 की जगह मात्र 15 डॉक्टर हैं। न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में 14 की जगह 5 डॉक्टर्स। ये हाल पटना सिटी स्थित जीजीएस अस्पताल का है। आप सम्मानित दर्शकों को मालूम है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना। इन दिनों बिहार की ही नहीं, भारत की भी चिकित्सा व्यवस्था इमरजेंसी में है। भारत जैसे विकासशील देश में औसतन 11,000 की आबादी पर सिर्फ 1 डॉक्टर उपलब्ध है और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता यहां एक चिंता का विषय है। बिहार जैसे राज्य में 17,685 आबादी पर 1 डॉक्टर सेवा करता है। वहीं राजधानी दिल्ली में 2,203 मरीजों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है।
सबसे अच्छी स्थिति यदि है तो इतनी है। मलेरिया, डेंगू, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ देश लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। चिंता की एक और वजह अस्पतालों की अपर्याप्त संख्या भी है। देश में कुल 23,582 अस्पताल हैं, जिनमें 7,10,761 बेड हैं। 1.25 अरब की आबादी वाले देश के लिए ये काफी कम है। भारत में सरकारी अस्पताल औसतन एक बिस्तर 1908 लोगों के लिए है। अब समझिए, एक बिस्तर पे लगभग 2000 लोग, जबकि यह स्थिति बिहार में सबसे खराब है। बिहार की ओर यदि हम रुक करें, जहां 8,789 मरीजों के लिए एक बेड मात्र उपलब्ध है। झारखंड में 6,502 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है। भारत में औसतन महज 2 मिनट ही अपने मरीजों को हम देखते हैं। इस बात की पुष्टि एक वैश्विक अध्ययन में की गई है। देश की सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% हिस्सा स्वास्थ्य में लगता है, जो वैश्विक औसत 6% से बेहद कम है। तो मुकेश जी, ये तस्वीर है, कितनी रुलाती है, कितनी परेशान करती है और कितनी चिंता को गहरी करती है। चिंताएं गहरी करती है, आम आदमी को रुलाती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो संवेदनशीलता और मानवता व्यक्तियों को और पार्टियों में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। 17 दिन 20 दिन होने जा रहे हैं संजय जी, और किसी भी पार्टी का, विपक्ष का, चूंकि विपक्ष आत्मा होती है प्रजातंत्र की, सत्ता पक्ष हमेशा अपनी गलतियों को नकारेगा। एक भी डेलीगेशन, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इनका एक भी डेलीगेशन अभी तक दिल्ली में किसी सक्षम जगह पे नहीं पहुंचा है। क्योंकि कई सारी जो हमारे जो है वो संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके पास जाना जरूरी होता है, तथ्यों को रखना जरूरी होता है, क्योंकि बाद में उसकी जानकारी हो, कार्रवाई हो। दूसरी बात कि आपने देखा अभी संजय जी कि जिस ढंग से चीजों को रखा गया, सारी चीजें बताई गई, उसमें आप एक चीज बताइए कि आज के दिन में भी गांव में, चूंकि आप गांव से भी जुड़े हुए हैं, गांव में कौन व्यक्ति आम आदमी का इलाज करता है? उसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, गांव के लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब। वो झोला छाप डॉक्टर होता है। अगर किसी को बुखार है तो सुई निकालेगा, दवा दे देगा और इलाज हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है, इसको गलत नहीं लिया जाए। पूरे चाइना में जो बेयरफुट डॉक्टर्स से माओ ने अपनी पूरी चिकित्सा व्यवस्था को बदल दिया। केवल उनको ट्यून किया गया, उनको जानकारियां दी गई, उनको मॉनिटर किया गया, क्योंकि उनका रिच था, उनकी कनेक्टिविटी आम आदमी से थी। इस बात को समझने की जरूरत है कि आम नागरिक को चिकित्सीय सुविधा कौन दे रहा है, तो उसको आपको उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और योग्य अयोग्य है तो अयोग्य को योग्य बनाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार के स्तर पर आप देखेंगे, आज तक प्राइवेट प्रैक्टिस इस स्टेट में बंद नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार हो। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि जहां डॉक्टरों को पैसा मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी बातें मिलती हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस इस स्टेट में बंद क्यों नहीं होता? मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आपका स्टेट जो है वो अद्भुत स्टेट है। आपकी सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। अगर आंकड़ा जो है संजय जी कि 380 से लेकर 400 प्रति घनत्व जो है वो आपके पूरे देश का आंकड़ा है, और आपका आंकड़ा 1000 से ज्यादा का है। तो अगर 1000 पर प्रति घनत्व है और 10 साल में आपकी जो आबादी जुड़ रही है नई, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, तो अगर आपकी संख्या हर एक साल बिहार में बढ़ती जाएगी, आपकी जो व्यवस्था है, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसा आपने कल भी जिक्र किया था, जैसा मैं आज भी जिक्र कर रहा हूं, आपने 1000 करोड़ रुपए अपने चिकित्सीय खर्च में घटा दिया। तो आखिर ये सारी जो चीजें हैं वो कहां, किसको चोट पहुंचाएंगी, किसकी जाने लेंगी? सर प्रायोरिटी में नहीं है, सर प्रायोरिटी में नहीं है। वो तो अभी एक चमकी बुखार आया तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चाहे बीजेपी के मेहमान आ रहे हो या जेडीयू के आ रहे हो, अभी उसकी बात मुझे याद आ रही है, ये लोग उस बात को स्वीकार रहे हैं और आगे चर्चा निकलेगा कि आप सकारात्मक रूप से सकारात्मक तय है कि हमारी राजनीति की ये प्राथमिकता में नहीं रही, क्योंकि हमारी राजनीति समृद्ध है, उसे किसी भी सरकारी अस्पताल का मोहताज नहीं होना होता है। वो लोग इतने सक्षम होते हैं कि देश या देश के बाहर भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो जनता तो सिर्फ वोट देने के लिए बनी है ना साहब। पोजीशन के लोग दिल्ली में नहीं गए,
कल दिल्ली में हम स्वास्थ्य मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से जब मिलने की कोशिश कर रहे थे तो वहां हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके हमको गए, इंस्टीट्यूशन से मिलने गए, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए, आप राष्ट्रपति से मिले, आप राष्ट्रपति से मिले, आप राष्ट्रपति से मिले, क्यों नहीं मिले? आप राष्ट्रपति आप क्यों नहीं मिले? आप मांग नहीं नहीं, आप गलत तथ्य दे रहे हैं, आप गलत बातें कर रहे हैं। क्या जो मुख्यमंत्री तो खुद दोषी है। चलिए, बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्यादा बहस न करें। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आने से पहले एक और तस्वीर दिखाया था। मुजफ्फरपुर के गांव में जाकर हमारे संवाददाता संजीव राय लगातार जमीनी हकीकत का पता लगा रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भी देख लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हम लगातार उस हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कई जानों को मौत के गाल में समा लिया। जी हां, हमने आपसे वादा किया था कि हर वो उस गांव में जाएंगे जहां इस हकीकत को समझेंगे कि वाकई में चमकी बुखार जो पिछले 15 सालों से कई बच्चों को अपने चपेट में ले लिया है। तो हम जहां खड़े हैं वो है ग्राम पंचायत राज अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर और प्रखंड मुसहरी। और इस मुसहरी का यही वो गांव है जहां चमकी बुखार से 2 बच्चे मरे। मैं आपसे जरा मुखिया जी आपसे जानना चाहूंगा, आप मुखिया हैं यहाँ के, क्या लगता है इस चमकी बुखार ने इस बार भी कितने बच्चों को अपने मौत के मुंह में लिया? ऐसे एक आध सप्ताह से हमें जानकारी मिल रही है, पर डे एवरी डे कहीं न कहीं किसी न किसी वार्ड से 1 से 2 बच्चे की मरने की सूचना आ रही है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि अचानक 100 से अधिक बुखार होता है और जब तक डॉक्टर के पास लेकर जाए तब तक बच्चा रास्ते में ही मर जाते हैं। कंटिन्यू सिविल सर्जन महोदय से बात कर रहा हूं, वहां से आश्वासन मिल रहा है कि आशा द्वारा ORS का पाउडर बांटा जा रहा है, लेकिन आशा से संपर्क करने से पाया जा रहा है कि पर आशा को आज के डेट में, मैं पंचायत में घूमा हूं तो आशा से मिला तो आशा लोग बोली मुझे 10-5 पैकेट मिला है। 10-5 पैकेट तो 2-4 परिवार में ही बढ़ जाता है और उसके पास भी पर्याप्त मात्रा में ORS वगैरह मिल नहीं रहा, इसलिए पर्याप्त उचित रख रखाव का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अहमद साहबुद्दीन जी बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं, देखिए ORS की बात हो रही है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य प्रधान सचिव, तमाम लोगों ने कहा था कि हर व्यवस्था कर दी गई, लेकिन जरा सोचिए जीरो ग्राउंड से यही हकीकत हमें पता लग रहा है। चाहे वो 40 किलोमीटर दूर सुदूर गांव में मैं गया, 10 किलोमीटर दूर सुदूर गांव में गया, या आज मैं यहां खड़ा हूं, इस ग्राउंड सच्चाई को सरकार को जानना होगा। सरकार तो जानती है, क्योंकि हम लोग वहां पहुंच जा रहे हैं, गांव में तस्वीर सामने लाते हैं तो थोड़ी पोल खुल जाती है। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल जब आग लगती है ना, और उस वक्त यदि आप कुआं खोदते हैं तो पानी नसीब नहीं होता है। हमारे बिहार के स्वास्थ्य के मामले में यही चरितार्थ होता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं। और एक चीज मैं मनोज जी को बता देता हूं, ठीक है MCI की अपनी भूमिका है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो चीजों को तय करती है, लेकिन बिहार में 11,399 पोस्ट सैंक्शनड है डॉक्टरों का, है कितने रेगुलर? 2700 मात्र, 2,700। भाई 11,393 डॉक्टरों को नियुक्त करने में जब आपका पोस्ट सैंक्शन है, कहां MCI बाधक बन रहा है? आप क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? आप एक डॉक्टर दीजिए, कल वो बहाल हो जाए। नहीं, मैं बता रहा हूं 50,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर है बिहार में। मैं आपको देता हूं, मैं आपको डॉक्टर है 50,000 डॉक्टर है बिहार में। बायोडाटा भोजपुर जिला में जमा है। मनोज जी, मैंने आपको अभी आंकड़े दिखाए थे, 50,000 का पंजीकरण हो चुका है। इंटरव्यू नहीं ले रहे सर, वहां का जो कलेक्टर था वो पे कमीशन मांगता था। दूसरी बात को मारा गया, डॉक्टर को मारा गया, जानकारी सर ऐसा दूसरी बात को बांध कर मारा गया, दूसरी बात को बांध के मारा। गलत जानकारी आगे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए। अब बिहार सरकार ने 3100 डॉक्टरों की नियुक्ति का लिस्ट निकाला है। क्या 3100 के नियुक्त करने से उनका काम चल जाएगा? बाकी जो डॉक्टर कार्यरत हैं यहां, या तो एडहोक बेसिस पर हैं,
या जो रिटायर्ड कर गए हैं उसके बाद उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। क्या ये जो नए डॉक्टर हैं, नई पौध हैं, जब तक आप उनको नियुक्त नहीं कीजिएगा चीजें नहीं बनेगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं नेशनल लेवल पर बता देता हूं। मालदीव कितना छोटा देश है और मालदीव जैसा देश भी अपने स्वास्थ्य पर जीडीपी का उसका 7 पॉइंट कुछ खर्च करता है। श्रीलंका जैसा देश भी जीडीपी पर 1.6 खर्च करता है और भारत जैसा देश अपनी जीडीपी पर कितना स्वास्थ्य पर उसका खर्च होता है 1.2, 1.3, 1.4 और बढ़ते बढ़ते अब 1.5 पर आए हैं। साहब आपका रक्षा बजट में जीडीपी में छलांग लेता है 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना कर देते हैं और स्वास्थ्य अभी लुढ़क रहा है कि मालदीव के सामने भी आप खड़े नहीं है। छोड़ दीजिए वर्ल्ड का जो मानक है सर, छोड़ दीजिए सर। दूसरी बात, कितनी बात 30,000 की आबादी पर एक होना चाहिए पीएचसी, 1,20,000 की आबादी पर एक सीएचसी। हमने सारे आंकड़े आपके साथ बदल दिए डॉक्टर साहब। क्या है, समय की पाबंदी है, मैं रोक रहा हूं, रुक जाइएगा सर, क्योंकि हमारी मुश्किल है कि हम इससे आगे आप नहीं चर्चा को ले जा सकते। लेकिन मनोज जी, बस मेरा इतना विनम्र आग्रह है आम जनता के बिहाफ पर कि सरकार जो कर रही है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। कृपया उन गरीबों तक उतना तो पहुंचा ही दीजिए जिससे कि वो अपने घर में बच्चों को सही तरीके से ओआरएस का घोल पिला सके, ग्लूकोज का वो डोज दे सके, जिससे कि कुछ तो उनको राहत मिले। जो मुखिया जी ने बताया हमारे संवाददाता को, ये तो और परेशान करने वाली बात है सर। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नौनिहाल बचे और राज्य हमारा सेहतमंद हो। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत धन्यवाद दानिश रिजवान आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका और बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए संजीव राय आपका। मुश्किल है नहीं, मुश्किलों को हमने आमंत्रित किया है और अपने उन लापरवाह रवैये की वजह से। अब आप सोचिए ना, जब स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं और बिना सेहत के आप चल नहीं सकते, तो निजी अस्पतालों के भरोसे तो चलना ही पड़ेगा। आप सक्षम हैं, आपके पास पैसे हैं, तो भी आपकी जेब जब ढीली होती है तो आपको तकलीफ होती है। सोचिए, बड़ी मुश्किल से जो अपने बच्चों को भोजन करा सकता हो, वो आबादी यदि बीमार पड़े तो उसके पास तो सिर्फ जाने का एकमात्र रास्ता होता है सरकारी अस्पताल। और सरकारी अस्पताल कितनी बीमार रहती है सालों भर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या कहेंगे? सवाल कई हैं, जवाब नहीं है। नमस्कार।